अस्सलाम वालेकुम, आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मेरा नाम अफजाल हैदर है, मैं फाउंडर हूँ कनीज़ फातिमा अकेडमी का, और हम आपके लिए आज ला रहे हैं बुक टॉक्स की एक न्यू एपिसोड। बुक टॉक्स में जैसे आपको आइडिया है कि हम डिफरेंट ऑथर से उनकी बुक के बारे में बात करते हैं, ताकि हम बुक्स को, बुक रीडिंग को और उनकी जो पर्सन है जो वो कंटेंट लिख रहे हैं उसको प्रमोट कर सकें। अगर आपका भी कुछ ऐसा वेंचर है या आप बुक के ऑथर हैं, अपनी बुक के बारे में बात करना चाहेंगे, तो आप रीच आउट करें, हम इंशाल्लाह आपसे कोऑर्डिनेट करके तो सेशन को लाइव लेके जाएंगे। आज के हमारे जो गेस्ट हैं अली सलमान साहब हैं, तो विदाउट किसी ड्यू के हम जो है वो उनकी तरफ चलते हैं। अली सलमान साहब, थैंक यू सो मच, आपने टाइम निकाला अपने बारे में बात करने के लिए, अपने बुक के बारे में बात करने के लिए। थैंक यू। थैंक यू अफसान। आई थिंक ये बड़ी खुशी की बात है कि आप ये बुक रीडिंग के कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं और साथ ये आसान बना रहे हैं कि जो ऑथर्स हैं वो अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस कर सकें। बहुत से लोग शायद बुक ना पढ़ सकें, लेकिन शायद हम इसके ज़रिए, आपके प्रोग्राम के ज़रिए, कुछ लोगों तक ये आइडियाज़ ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। सो थैंक यू। जी जी, जरूर जरूर जरूर। विद दैट, अगर आप अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दें हमें, फिर बुक की तरफ चलेंगे। जी, मैं एक इंडिपेंडेंट थिंक टैंक प्राइम इंस्टीट्यूट है, मैं उसका फाउंडर भी हूँ, मैं उसी के साथ एसोसिएटेड भी हूँ, जो मैंने 2013 में इस्टेब्लिश किया था। ये मोस्टली इकोनॉमिक पॉलिसीज़ के ऊपर हम लोग रिसर्च करते हैं और कुछ पब्लिक एजुकेशन एक्टिविटीज़ करते हैं with a vision for open trade and competition in the economy. दूसरा, मैं एक नेटवर्क है, इट्स ए ग्लोबल नेटवर्क, इट्स कॉल्ड इस्लाम एंड लिबर्टी नेटवर्क, मैं उसके साथ एसोसिएटेड हूँ, वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स। ये हमने 2011 में इस्तांबुल में इस्टेब्लिश किया था विद लाइक माइंडेड थिंक टैंक्स एंड पब्लिक इंटेलेक्चुअल्स फ्रॉम मुस्लिम कंट्रीज, promoting and exploring the ideas of religious, political and economic freedom in the Muslim context. So ये दो प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके साथ मेरी वाबस्तगी है। इससे पहले मैं गवर्नमेंट के साथ कुछ काम कर चुका हूँ, कुछ प्राइवेट सेक्टर में, कुछ यूनिवर्सिटीज़ में, कुछ इधर उधर धक्के खाता रहा हूँ, और अब ये थिंक टैंक्स और नॉलेज फील्ड में काफ़ी साल हो गए हैं इन्हीं के साथ। जी, थैंक यू। नाइस 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 नाइस, आपने जो है वो अपनी डिटेल्स दी, दैट्स ग्रेट। और स्पेशली आप लोग जो इस्लामिक में काम कर रहे हैं, दैट इज सो नाइस। और आगे बढ़ते हैं। आपकी जो बुक है, थैंक यू बाय द वे, थैंक यू फॉर सेंडिंग दिस कॉपी, और आई हैव बीन ट्राइंग टू कंज्यूम इट। मैं कल से जो है वो इसको पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। इसके बारे में बताएं, जो बुक है इस्लाम एंड इकोनॉमिक्स, इसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफली बताएं। ये बुक जी, मैं पिछले कुछ साल से इस रिसर्च का मैंने आगाज़ किया था, और उसका जो बुनियादी जो इसका थीसिस है वो ये है कि जब इस्लाम के तारीख में, क्लासिकल एज में, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत के बाद से हमारे इल्म में है कि एक माशी और एक सियासी निज़ाम की कुछ बुनियादें डाली गई थी। अगरचे उसको, उस निज़ाम को आज की रियासत के साथ, स्टेट के साथ मुकाबला करना बहुत मुश्किल है, लेकिन कुछ प्रिंसिपल्स ज़रूर वज़ा किए गए थे, जो कि इस किताब में मैंने मईशत की हद तक, बिजनेस की हद तक उनको फोकस किया है। ये ज़ाहिर है अपने इस मौजू पर पहली किताब नहीं है, पहले ऐसी बहुत सारी चीज़ें हो चुकी हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि इसकी एक जो डिस्टिंक्शन है वो ये है कि जो मॉडर्न डिस्कशन हुई है इकोनॉमी को लेकर इस्लामिक फ्रेमवर्क में, वो बड़ी महदूद हो गई है इस्लामिक बैंकिंग एंड फाइनेंस के ऊपर, और वो एक मेरे नज़दीक एक गलत प्रेमिस पर बेस्ड है, और उसको भी मैंने एड्रेस किया है। सो मेरी इस किताब में आपको इस्लामिक फाइनेंस की चीज़ें नहीं मिलेंगी ज़्यादा,
اس کو میں نے تھوڑا سا ایڈریس کیا ہے. لیکن براڈلی میں نے کوشش کی ہے کہ وہ پرنسپلس کون سے تھے اکنامک آرگنائزیشن کے جو ارلی اسلامک ہسٹری میں اسٹیبلش ہوئے, اور وہ پرنسپلس ہمیں کچھ قرآن اور حدیث میں ملتے ہیں, مگر اس کے ساتھ ساتھ میں پریکٹسز میں ملتے ہیں. پریکٹسز کیا تھی, اور وہ پریکٹسز آہستہ آہستہ پھر جو مسلمان حکومتیں آئیں انہوں نے اڈاپٹ بھی کی اوور سینچریز, ان کا ایک امپلیمنٹیشن بھی رہی. سو وہ ایک تو پریکٹس ہے, اور دوسرا اسکالرشپ ہے, جو مسلم اسکالرشپ ہے, جو کلاسیکل مسلم اسکالرشپ ہے اکانومی کے اوپر, اس کے اوپر میں تھوڑا سا وہ کیا ہے, فوکس کیا ہے, اور ان چیزوں سے اخذ کر کے ایک فریم ورک ڈرائیو کرنے کی کوشش کی ہے جو نہ صرف یہ کہ پرنسپلس کی بات کریں بلکہ آپریشنل فاؤنڈیشنز کی بات کریں. کہ اگر ہم آج کوئی ہم سے کہیں کہ اچھا آپ بتائیے, ہم بہت زیادہ بات کرتے ہیں ریاست مدینہ کی, آپ بتائیے کہ ریاست مدینہ کے معاشی خد و خال کیا ہو سکتے ہیں. تو میں نے اپنی اس بک میں اپنی سمجھ بوجھ کے مطابق کوشش کی ہے کہ ان خد و خال کو, اس آؤٹ لائن کو سامنے لایا جائے. رائٹ. اچھا, ایک تو سب سے پہلے جو میں نے نہیں کیا تھا, ہمارے ایک ٹیچر تھے تو وہ انہوں نے ہمیں, میرا میجر جو MBA میں تھا وہ فائنینس تھا, ہمارا ایک سبجیکٹ ہمیں پڑھایا گیا تھا مائنر میں اسلامک فائنینس کے نام سے. تو وہ جو ٹیچر تھے اسلام آباد کے, انہوں نے کہا کہ جو آپ اسلامک فائنینس پڑھتے ہو تو ایک تو آپ ثواب کما رہے ہو, اس کے بعد آپ اپنا اکیڈمک سائڈ بھی جو ہے فلفل کر رہے ہو. تو آپ کے لیے بھی یہی کہ ایک تو آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں پالیسی میکنگ کے لیے, اور ساتھ آپ ثواب بھی کما رہے ہیں, تو اس چیز کو اپریشیٹ کرتے ہیں. سیکنڈلی ابھی آپ نے جو بات کی دیٹس ویری ایکوریٹ اور رائٹ, کہ ہم نے جتنی بھی ڈسکشن سنی ہے اسلامک اور معیشت کے لحاظ سے, وہ زیادہ تر بینکنگ اور فائنانس پہ ہی بات ہوئی ہے. اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا وہ وجہ تھی جس وجہ سے ہم سارے اسی سائڈ پہ چل پڑے ہیں, جو لوگ اسلامک اور اکنامکس اور معیشت میں کام کر رہے ہیں, تو وہ لوگ صرف اسی چیز پہ فوکس کرتے ہیں؟ کیا یہ جو مے بی یہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ ٹرینڈی ہیں, جو کرنٹ سیناریو چل رہا ہے, کرنٹ معیشت چل رہی ہے, اس حساب سے کیا یہ دونوں چیزیں ٹرینڈی ہیں, اس وجہ سے ہر بندہ اسی لحاظ سے بات کرتا ہے؟ آپ کے نزدیک کیا ریزن تھی؟ بہت اہم سوال کیا آپ نے, اور اس کے اوپر میں نے ایک پورا چیپٹر لکھا ہے اس کتاب میں جو اپینڈکس میں ہے. بیسکلی دیکھیں اس کی تھوڑی ہسٹوریکل وجہ ہے. جب یہ پہلی دفعہ یہ اسلام اور معیشت کی فارملی ڈسپلن میں یا پبلک ڈسکورس میں ہمارے ماڈرن ایرا میں ڈسکشن شروع ہوئی, وہ تقریباً آج سے 100 سال پہلے شروع ہوئی. اور پاکستان کے اور دنیا کے نامور جو اسکالر مولانا مودودی تھے, وہ اس کے ون آف دا پائنیئرس کہا جاتا ہے. اس کے علاوہ عراق کے کچھ اور اسکالرس تھے جنہوں نے اس پر کام کیا. باقر صدر بڑے مشہور اسکالر تھے. جب انہوں نے اس کے اوپر کام کرنا شروع کیا, معیشت اور اسلام کو دیکھنا شروع کیا, خاص طور پر مولانا مودودی کی اگر آپ تحریریں پڑھیں تو انہوں نے مسئلہ سود کو ڈسکس کیا سب سے پہلے. اور ان کا یہ تھیسس تھا کہ جو ویسٹرن کیپٹلسٹ سسٹم ہمیں ملا ہے یا ہم اس کو دیکھتے ہیں, وہ بیسکلی اس کی جو بنیاد ہے وہ سود کے اوپر ہے, انٹرسٹ کے اوپر ہے, یا یوزری کے اوپر ہے. یہ ڈیفینیشن کے اوپر ہم بعد میں جا سکتے ہیں. کیا تو آگے چل کر جنہوں نے اسلامک اکنامکس کے اوپر کام کیا, اس تھاٹ نے بہت اثر کیا. سو لوگوں نے یہ سوچا کہ اگر اصل مسئلہ جو ہے وہ سود ہے تو پھر سود سے نجات کیسے ہوگی. پھر ہم نے کہا کہ جی اگر وہ سود تو بینکنگ کا مسئلہ ہے, فائنانس کا مسئلہ ہے, تو پھر ہمیں ایک آلٹرنیٹیو کی ضرورت پڑے گی. پھر ہم نے اسلامک بینکنگ کی اختراع جو ایوالو کی, یہ 1970s کی بات ہے جب یہ پہلی دفعہ اسلامک بینکس بننا شروع ہوئے. اور آہستہ آہستہ وہ اسلامک بینکس کی پرولیفریشن بھی مل رہا تھا, جہاں پر لوگ کی ایک کسی حد تک سیٹسفیکشن ہو رہی تھی ان کے ریلیجیس ویلیوز کی, کسی حد تک جو ان کے پرسیپشنز ہیں اس کے مطابق. تو لہٰذا یہ کافی اسٹیبلش ہو گیا. جبکہ میں نے اس کو کویسچن کیا اور میں نے کہا ہے کہ اگر ہم کیپٹلزم کی جو فاؤنڈیشنز ہیں اس کو دیکھیں تو اس کے اندر یہ کہیں نہیں ملے گا کہ جس کی بنیاد سود پہ رکھی گئی ہے. کیپٹلزم کی
बुनियाद इंडस्ट्री के ऊपर है, टेक्नोलॉजी के ऊपर है, एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर है, ट्रेड के ऊपर है, ये सारी चीजें उसके फंडामेंटल्स है, प्रॉपर्टी राइट्स के ऊपर है, प्रॉपर्टी राइट्स बहुत है। तो अगर हम इन चीजों को एड्रेस नहीं करेंगे और हम उसके एक फाइनेंशियल एस्पेक्ट के भी एक हिस्से पे चले जाएंगे तो हमारा जो विजन है वो बड़ा टनल विजन हो जाएगा उस माशी निज़ाम के बारे में। और यही वो बड़ी गलत फहमी थी जिसने मेरी नाकिस राय में इस्लामिक फाइनेंस के इर्द गिर्द सारी डिस्कशन को फोकस कर दिया, जो बहुत नैरो फोकस था। उसकी एक वजह शायद हिस्टोरिकल थी कि उस वक्त हम लोग एक एंटी कॉलोनाइजेशन स्ट्रगल से भी गुजर रहे थे। So anything coming from the west was sort of taken in a negative way कि जी ये जो निज़ाम आ रहा है इसको भी रोकना है। और बहुत इंटरेस्टिंग बात ये है कि इन इस्लामिक बैंक्स तो अभी बने हैं आज से 25-30 साल पहले, लेकिन मुस्लिम बैंक्स आज से 100-150 साल पहले बन चुके हुए थे। मुस्लिम बैंक्स मौजूद थे इंडिया में, इजिप्ट में, सल्तनत उस्मानिया में, और मुस्लिम बैंक्स कन्वेंशनल बैंक्स ही थे, यानी उसमें वो सारी चीजें मौजूद थी जो कन्वेंशनल बैंकिंग में होती हैं। लेकिन उसका प्रेमिस ये था कि मुसलमान कम्युनिटीज पीछे रह रही हैं फाइनेंसिंग में, उनको आगे ले जाने की जरूरत है। बहरहाल वो एक ऑर्डर कर रहे हैं। सो इसके अंदर कुछ डिस्टिंक्शंस हैं, लेकिन एज फार एज डिसिप्लिन इज कंसर्न वो उसके अंदर हमने अपना जो इकोनॉमिक सिस्टम की डिस्कशन है वो हमने खो दिया कि वो वेल्थ क्रिएशन क्या होगी, वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगी, फिस्कल पॉलिसी क्या होगी, प्राइस मैकेनिज्म क्या होगी। ये बड़े सवाल हैं जो कि किसी भी माशी निज़ाम को आंसर करने होते हैं। इसके बगैर आप नहीं क्लेम कर सकते कि आपके पास वो फंडामेंटल्स मौजूद हैं। सो ये जो आपने पूछा कि इस्लामिक बैंकिंग और फाइनेंस की पॉपुलैरिटी की वजह क्या है, तो वो आई हैव होपफुली आंसर्ड दैट क्वेश्चन फ्रॉम हिस्टोरिकल एंड आल्सो इंटेलेक्चुअल पॉइंट। राइट, सिस्टम है सारा। तो राइट ऐसा ही है। थैंक यू, आपने जो डिटेल बताई। अच्छा, दूसरा और आई थिंक आपने जो एक इसमें लिखा भी है, बड़ी मजे की बात मुझे लगी कि जब हम कोई भी सिस्टम को स्टडी करते हैं तो उसको जब हम इस्लाम के रिलीजियस पर्सपेक्टिव से रख के चलते हैं, हमारी जो लेंस है वो लिमिटेड हो जाता है। तो आई थिंक कि यही यहाँ पे भी हुआ कि जब हमने सिर्फ एक पॉइंट को सारा निज़ाम स्टडी करने के लिए, कंपैरिजन करने के लिए रख लिया, तो वो उसी चीज पे फोकस कर रहा है कि ये इंटरेस्ट के रिलेटेड ही है सब कुछ। तो आई थिंक ये बड़ी मजे की चीज थी कि जब हम किसी सिस्टम को स्टडी करें तो हम उसमें सिर्फ अपने रिलीजियस थॉट्स को रख के उसको स्टडी ना करें, बल्कि हमारा जो लेंस है इट हैज टू बी वेरी वाइड। इसमें यही मैंने गुजारिश की ना कि इसमें हिस्ट्री बड़ी अहम रोल प्ले करती है, इसमें प्रैक्टिस बड़ी रोल अहम जो है हमारी वो एक अहम रोल प्ले करती है। और जैसे मैंने उसमें किताब में भी एक डिस्कस किया है कि सिस्टम्स इवॉल्व हुए हैं प्रैक्टिस के साथ। वो सिर्फ एक किसी ऑर्डर से इवॉल्व नहीं, बल्कि वो सोशल प्रैक्टिसेस उनकी रिफॉर्म्स की गई। जैसे मिसाल के तौर पर कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस थी, कुछ ऐसी कमर्शियल प्रैक्टिसेस थी जिनको हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी डिवाइन नॉलेज की रोशनी में और अपने बिजनेस की एक्सपीरियंस की रोशनी में उनको चेंज किया और कहा कि ये जो प्रैक्टिसेस हैं ये एक्सप्लॉयटेशन है कंज्यूमर्स की और ट्रेडर्स की और प्रोड्यूसर्स की, तो हमें इनको चेंज करना है। और फिर उन्होंने एक मार्केट का तस्वुर दिया। और अगर मैं इस बात को थोड़ा आगे बढ़ाऊं तो मैं आपसे एक छोटी सी एग्जाम्पल शेयर करता हूँ जो इस फ्रेमवर्क का हिस्सा है, जो मैंने उसमें लिखी है कि एक कॉमन प्रैक्टिस ये थी कि यानी मदीना में ट्रेड कारवां बाहर से आते थे और ट्रेड कारवां को जो लोकल रेजिडेंट्स थे, ये उसमें से कुछ लोग जो खास तौर पर तिजारत से वाबस्ता थे, वो शहर की हदूद से बाहर इंटरसेप्ट करते थे और जो भी उनकी एक तरह से वो शहर में आने से पहले वो सौदे करने की उनकी प्रैक्टिस थी। तो जब मदीना में हिजरत के बाद जब ज़ाहिर एक अथॉरिटी भी कायम हुई मुसलमानों की, तो हजूर ने मस्जिद बनाने के बाद जो दूसरा जो बड़ा इदारा बनाया वो असल में कोई ऑफिस या कोई महल नहीं था, वो मार्केट थी। और वो जो मार्केट है वो मदीना में तीसरी या चौथी मार्केट थी, इससे पहले भी मार्केट्स मौजूद थी। और हजूर ने वहाँ पर 2-3 बड़ी अनाउंसमेंट्स की।
एक उन्होंने कहा कि ये जो प्रैक्टिस है ना कि शहर से बाहर जाकर सौदे होंगे, इस प्रैक्टिस को हम रोक रहे हैं, क्योंकि ये उनके लिए भी ज्यादती है जो बाहर से आ रहे हैं, यानी बहुत ज़्यादा रिस्क लेकर दूर से ट्रैवल करके आ रहे हैं और उनको नहीं पता कि शहर में डिमांड क्या है, और शहर के लोगों के साथ जो कंज्यूमर्स हैं उनसे भी ज्यादती है कि ये एक तरह से इंफॉर्मेशन एसिमेट्री क्रिएट करेगी। इंफॉर्मेशन एसिमेट्री मेरे अपने अल्फाज है, लेकिन अगर आप इसकी स्पिरिट देखें तो यही थी कि जो सौदे हैं वो शहर जाएंगे और एक ओपन मार्केट के जरिए लेन देन होगा, और उसके अंदर फिर उस एक प्रैक्टिस को ख़त्म करने की नतीजे में मेरे नज़दीक जो एक इंफॉर्मेशन एसिमेट्री थी वो काफ़ी हद तक कम हो गई, और कस्टमर को भी ज़्यादा एडवांटेज मिला, और डेफिनेटली जो ट्रेडर्स थे उनको भी ज़्यादा एडवांटेज मिला। राइट। अच्छा, अभी हमने जैसे बात की कि इस्लामिक बैंकिंग जो है वो 25-30 साल हुए उसको स्टार्ट हुए, लेकिन वो स्टिल सी कि हम जैसे अभी इस सिस्टम में जो आम इंसान है, आम बंदा है, वो इस चक्कर में फंसा हुआ है कि हम इस्लामिक लिहाज से सारा कुछ करना चाहते हैं, लेकिन हमारा जो सिस्टम है वो मेनली जो कोर सिस्टम है यहाँ पे चल रहा है वो जो है वो ट्रेडिशनल बैंकिंग का चल रहा है, ट्रेडिशनल फाइनेंस का चल रहा है। तो अभी इसमें डेवलपमेंट भी हो रही है, इस्लामिक बैंकिंग में काम भी हो रहा है, लेकिन स्टिल अभी हमें जो ये सिस्टम लाना चाह रहे हैं तो ऐसा जो कोई फुल प्रूफ सिस्टम नहीं बन सका कि जिसको एज अल्टरनेट, कंप्लीट अल्टरनेट ले सके, कि कहीं जी कि भाई ये जो कैपिटलिस्ट का, सो लेट्स से टॉक अबाउट कि जो सूद वाला निजाम है वो ये है और इस्लामिक सिस्टम हमारा ये है, तो हम सारा उसको इम्प्लीमेंट कर दें और उसको हम यूटिलाइज भी कर सके। तो आप क्या देखते हैं कि उसके चैलेंजेस क्या हैं और कब तक ये सिस्टम अपडेट हो जाएगा, या इसकी एक्सपेक्टेशन है भी कि नहीं? देखिए, मैंने कहा कि जस्ट फॉर रिकॉर्ड जो पहला इस्लामिक बैंक वो 1974 में 1974 में बना था। सो खैर उससे हम आगे आते हैं। ये जो आप कह रहे हैं ना कि ये सिस्टम कब चेंज हो जाएगा और ये कब अपडेट हो जाएगा, तो ये तो नहीं होगा। देखें, उसकी बड़ी वजह ये है कि जो बैंक्स भी हैं, जो इस्लामिक बैंक्स भी हैं, उसमें एक डिस्टिंक्शन जरूर है। फॉर इंस्टेंस जब हम मॉर्टगेज करते हैं, जैसे हम देखते हैं कि इस्लामिक लॉज ऑफ मॉर्टगेज के क्या एक इम्पोर्टेंट डिस्टिंक्शन ये है कन्वेंशनल से कि आपके जो अंडरलाइंग एसेट्स हैं वो होने चाहिए, फिजिकल एसेट्स आपके होने चाहिए, मॉनेटरी एसेट्स नहीं हो सकते। फॉर इंस्टेंस इस तरह की डिस्टिंक्शन मौजूद, लेकिन वो जो बुनियादी बात है ना, आप कह रहे हैं कि जी सूद का मसला या हमने कितना हल कर लिया है, वो एक इकोनॉमी का हिस्सा है, वो प्राइसिंग मैकेनिज्म का एक रिफ्लेक्शन है। उसको हमने डिफरेंट नाम दे दिए हैं। जैसे पाकिस्तान में भी टेक्निकली तो सारे ही बैंक इस्लामिक हो चुके हैं, यानी 1979 या 80 के बाद जो लेजिस्लेशन हुई, जब हमने ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स इंट्रोड्यूस करवा दिए पाकिस्तान के अंदर, तो टेक्निकली तो पाकिस्तान में सारे बैंक इस्लामिक वो इस्लामिक बैंक तो प्रैक्टिस तो करते हैं, उसको नाम कोई और देते हैं, हमने नाम उसको कोई और दे दिया अपने कन्वेंशनल अकाउंट्स के अंदर। सो दैट डज नॉट चेंज एनीथिंग एक्चुअली। बट हम ये कह सकते हैं कि इसको उस तरह का मतलब है कि बाकी जो क्या वो कारोबार जो कर रहे हैं वो क्या वो अन इस्लामिक है। सो इन चीज़ों को थोड़ा सा हमें एहतियात बरतने की ज़रूरत है। इसलिए मैंने बल्कि अपनी किताब में अवॉइड किया है इस्लामिक इकोनॉमिक्स के टर्म को भी, और मैंने ये कहा है कि ये टर्म है जो कि डिसिप्लिन के तौर पर इस्तेमाल हुई है, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन के कुछ प्रिंसिपल्स जो हमने हिस्ट्री से, इस्लामिक सोर्सेज से डिराइव किए हैं। ये कुछ प्रिंसिपल्स हैं, इनकी डिटेल्स हमारे पास मौजूद उस तरह हिस्टोरिकली नहीं है, लेकिन हम इसको अपने ह्यूमन एफर्ट के जरिए या ह्यूमन इंटेलेक्ट में इवॉल्व कर सकते हैं। और बैंकों में भी यही हुआ है। मैंने इसमें लिखा है कि जो एक एक्सप्लॉयटेटिव फंक्शन था जो अभी भी हमें नजर आता है इनफॉर्मल लेंडिंग के अंदर, बल्कि मैं समझता हूँ फ्रेंकली स्पीकिंग जो माइक्रो फाइनेंस है इस वक्त वो बहुत एक्सप्लॉयटेटिव रेट्स के ऊपर है। आपके इल्म में शायद होगा कि 20 से लेकर 36% तक माइक्रो फाइनेंस कर्जे देता है। सो ये ज़्यादा एक्सप्लॉयटेटिव है। ये कन्वेंशनल बैंक जो 5% पे
6% पे या 7% पे देता है. तो सो इसके अंदर हमें उस चीज को एड्रेस करने की जरूरत है. और दूसरी बात ये है कि रेसिपिएंट्स ऑफ दीज लोन्स वो कौन है. हिस्टोरिकली जब हमने इसको जब ये चीज चैलेंज भी हुई, इसकी बड़ी वजह एक्सप्लॉयटेशन थी, क्योंकि ऐसे लोगों को कर्जे की जरूरत थी जो कि जिनके पास कैश नहीं था. बहरहाल हम उस चीज से काफी इवॉल्व कर चुके हैं. मेरा ख्याल है बैंक्स भी सोशली इवॉल्व कर चुके हैं. और इसमें एक हिस्ट्री का एक बिट ये भी है कि यूरोप में भी जब ये बैंक्स का आगाज हुआ तो पहले बेसिकली ये चर्च में शुरू हुआ था. और चर्च ने इसलिए शुरू किया था क्योंकि कन्वेंशनल मनी लैंडिंग बहुत ज़्यादा हाई रेट्स के ऊपर थी, और उन्होंने अपने लोगों की फलाह के लिए कहा कि हम भी कर्जा देंगे मगर हम कम रेट के ऊपर देंगे. सो वो इस तरह यानी सोशल इंस्टीट्यूशन है कि जो इवॉल्व हुआ है. उसके बजाय हमें बड़े क्वेश्चंस की तरफ जाना चाहिए कि जिनकी तरफ मैंने बात की कि प्रॉपर्टी राइट्स का कॉन्सेप्ट क्या है, टैक्सेशन की प्रिंसिपल क्या है, वेल्थ ओनरशिप क्या चीज़ है, एक्विटी क्या है, सस्टेनेबिलिटी क्या है. इन चीज़ों को हमें एड्रेस करना चाहिए, ज़्यादा डिबेट करनी चाहिए. और अगर हम अपने प्रिंसिपल्स की बेसिस के ऊपर कुछ कंट्रीब्यूट कर सकें इन ग्लोबल डिबेट्स में, तो फिर मैं समझता हूँ कि एक अच्छी कंट्रीब्यूशन होगी. और मैंने इसी की तरफ कुछ कोशिश की है कि हम उसको एड्रेस कर सकें. राइट. अच्छा, ये आपने बड़ी मजे की बात की कि जो वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव इस चीज का देखा गया वो ये कि एक्सप्लॉयटेशन को मिनिमाइज किया जाए. तो जब हमने कंपैरिजन किया तो जो कन्वेंशनल वाला था उस पे जो पे बैक देना था वो कम था, कम पैसे बन रहे थे, और इस्लामिक वाले में ज्यादा बन रहे थे. तो उस बंदे ने जो बड़ा अच्छा सवाल किया जो मेरे माइंड में बैठ गया. उन्होंने कहा जी कि इस्लामिक का जो है वो तो होना चाहिए कि लोगों के लिए आसानियां पैदा करें. यहाँ पे तो कन्वेंशनल से ज्यादा मुश्किल वो वाला लोन बन रहा है. तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि हम बात तो एक्सपेक्टेशन को खत्म करने की कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे अगर आप जो इस चीज से रिलेट करें तो यहाँ पे इस्लामिक वाले जो मॉडल हैं वो ज्यादा महंगे बन जाते हैं यूजर्स के लिए. उनको ज्यादा पैसे वापस करने पड़ते हैं क्योंकि उसमें आप जो है वो रेंट भी पे कर रहे होते हैं, फिर उनकी जो यूनिट्स हैं वो भी परचेज कर रहे होते हैं, तो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव बन जाता है. मैं मतलब इसमें कोई मैं इसको डिस्टिंक्टिवली नहीं देखता. मैं समझता हूँ कि अगर आप एक घर बना रहे हैं और आप बैंकिंग को इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आई थिंक इसमें कोई हर्ज नहीं है. राइट, सही हो गया. अच्छा, एंड पे जो है वो एक टर्म जो आजकल बड़ी ट्रेंडी है, बहुत इन है मार्केट में भी, और वो ये है क्रिप्टो करेंसी पे मैं आपकी थॉट्स लेना चाहूंगा कि जैसे आपने भी मेंशन किया कि जो एक प्रिंसिपल है वो इस्लामिक सिस्टम का जो कहते हैं कि इस्लामिक जो प्रैक्टिसेस हैं उनमें के जो भी आप ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, उसके बैकएंड पे एक एसेट होना चाहिए. तो अभी यानी कि कुछ जो मॉनेटरी एसेट नहीं होना चाहिए, या जैसे जैसे क्रिप्टो है तो क्रिप्टो में तो ऐसा कोई एसेट की बात नहीं है. तो आप का क्या थॉट्स हैं क्रिप्टो के बारे में? जी, मेरा ख्याल है कि वही आपकी बात को मैं फॉलो करूंगा इन प्रिंसिपल्स की नतीजे में. ये प्रॉब्लमेटिक है. आई थिंक क्रिप्टो इज प्रॉब्लमेटिक क्योंकि इसकी जो इसके बैक जो करेंसी की मैंने एक छोटा सा एक चैप्टर है उसके अंदर है, वो करेंसी की जो बात की है उसके अंदर गोल्ड या गोल्ड बैक करेंसी की हमने बात की. अगरचे फ्रैंकली हमें कोई एक्सप्लिसिट इस्लामिक इंजंक्शन नहीं मिलती है, कोई कुरान या हदीस में नहीं लिखा हुआ कि जी गोल्ड बैक करेंसी होनी चाहिए, लेकिन कुछ प्रिंसिपल्स की बुनियाद के ऊपर जो इस्लामिक लॉ ने एस्टैब्लिश किए उसमें मैं प्रेफर करूंगा कि एक एसेट बेस्ड करेंसी, और गोल्ड का इसलिए कि ज़्यादा स्टेबिलिटी रहती है. सो क्रिप्टो के अंदर तो मजीद प्रॉब्लम्स आएंगे. उसमें एक लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी भी है, और दूसरी बात ये कि ज़ाहिर है कि हम ये डेटा माइनिंग से जनरेट करते हैं ये करेंसी, उसकी जो वैल्यू है वो काफ़ी अनप्रेडिक्टेबल है. एक प्रिंसिपल है जिसको मैंने यूज़ किया, वो मीज़ान और मिकियाल का प्रिंसिपल है करेंसी की डिटर्मिनेशन के अंदर. तो अगर बहुत एक्सीडिंग फ्लक्चुएशन हो रही हो करेंसी के अंदर, चाहे वो गवर्नमेंट अथॉरिटी की वजह से हो रही हो
یا کسی اور سورسز کی وجہ سے ہو رہی ہو تو میری رائے کے اندر پھر جو اسلامک پرنسپل ہے اس سے وہ کنسسٹنٹ نہیں رہتا. سو اس کے یہی میری اس پہ رائے بنی ہے کرپٹو کرنسی کے اوپر. جی 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 ایسا ہی ہے. اور اس کو اگر ہم اس سینس سے بھی دیکھیں جو ابھی لاسٹ آپ نے بات کی کہ جو ایک دو یو نو ہائی پروفائل آئیکونک لوگ ہیں وہ کچھ ایسا ٹویٹ کر دیتے ہیں تو پوری مارکیٹ ہل کے رہ جاتی ہے, یو نو کرپٹو کہاں سے نیچے گر جاتا ہے. سو آئی تھنک یہ اسی وجہ سے ہو رہا ہے کیونکہ بیک اینڈ پہ ایسٹ نہیں ہے, تو بیک اینڈ پہ جو ایسٹ ہے اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے اسپیسیفک, تو انفلوئنشل بیسس پہ ہی اس کی جو پرائسز ہیں وہ اپ